हमने हमारा ब्रह्मांड कर लिया, सौर परिवार कर लिया, अंतरिक्ष कर लिया, ग्लोब कर लिया, ऑलमोस्ट मानचित्र के आसपास थे। तो देख लेते हैं हम कहां थे। लास्ट सेशन में हम थे यहां, कल करेंगे, यहां थे, यही थे ना, यहां देखो कल लिखा हुआ है, तो यहां से अपन शुरू करते हैं क्योंकि कल अपने आ गया है। 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां पर मिलती है, यानी दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है वो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है वो कहां पर मिलती है। सोनू कुमार कैसे हैं आप? प्रदीप साहन जी कैसे हैं? पीडीएफ मिलेगी आपको, कक्षा 6 से लेकर 10 तक का सारा सब्जेक्ट मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब मिलेगी आपको, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप पढ़ें केवल। डिटेल में पढ़ने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होगा और पढ़ना आपके लिए कठिन होगा। अगर फिर भी आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इससे पहले हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने ये सारी किताबें आपको डिटेल में भी कुछ हद तक करवाई है। तो कुछ किताबें करवाई है, आप जाके उनको देखिए, जैसे हमारा राजस्थान करवाया उसको देखिए। अगर आपको लगे कि डिटेल में ज्यादा फायदा है तो फिर कमेंट करके आप जो है वो बताइएगा। तो ये है अटलांटिक महासागर में ये जो है मिलती है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया? 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो माना गया था वो माना गया था 1884 में आयोजित वॉशिंगटन सभा में। ये रेखाएं पृथ्वी को किसमें बांटती है? ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये रेखाएं पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों में जो है इसको डिवाइड करती है ना। और ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच से गुजरती है वो कहलाती है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या कहलाती है? प्राइम मेरिडियन जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यह है कि लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है? तो यहाँ ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है, ज्योग्राफी का, भूगोल का वेधशाला है। और इसी वेधशाला से जो है वो एक काल्पनिक रेखा, देखिए जैसे मैं यहां बैठा हूं तो मैंने ये मान लिया कि यही धरती का क्या है? केंद्र बिंदु है। इसी प्रकार हमारे भूगोल वेता ने ग्रीनविच में जो स्थित वेधशाला है उस वेधशाला में अपने लेबोरेटरी में बैठकर उन्होंने तय किया कि यहां मैं जहां पर हूं वही क्या है? धरती की सेंटर लाइन है, बीच का केंद्र है। और उसी को मानते हुए उन्होंने क्या किया? इस पूरी पृथ्वी को जो है अक्षांश और देशांतर की काल्पनिक रेखाओं में जो है वो क्या किया? डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्वी व पश्चिमी देशांतर में बांटती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कहा जाता है। और चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, ठीक है, याद रखना। इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे तथा पश्चिम स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे होता है। ये ग्रीनविच रेखा है, इधर का जो पूर्वी भाग का जो समय होगा, मान लीजिए यहां पर अगर 1 बज रहा है यहां पर, तो यहां पर मान लीजिए समय क्या होगा? आगे होगा, 2 बजे होंगे या 3 बजे होंगे, अलग अलग स्थानों का अलग अलग समय होगा। जबकि इस दिशा से पूर्व दिशा के अगर जाएंगे तो यहां 1 बज रहा है तो यहां पर कहीं 12 बज रहा होगा, कहीं 11 बज रहा होगा। यानी ग्रीनविच रेखा से पूर्व की दिशा में जैसे हम गमन करेंगे तो हमें अपनी घड़ी का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा या कोई व्यक्ति लंदन से हवाई यात्रा शुरू करता है और भारत पहुंचता है तो वहां का और यहाँ के समय को उसको जो है मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ भारत आके उसको अपने समय को थोड़ा क्या करना पड़ेगा? आगे करना पड़ेगा। और बाहर से अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसे वहां जाकर अपने समय को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त बनता है, इसकी कुल संख्या कितनी है? तो ये 180 है, ठीक है, देशांतरों की। नेक्स्ट देखिए, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। लंबवत का अर्थ होता है सीधा, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। यह अवस्था क्या कहलाती है? तो इसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत कहते हैं।
इस दिन दिन तो होता है 21 जून को सबसे बड़ा, यानी सूर्योदय थोड़ा सा ऐसे जल्दी हो जाता है और सूर्यास्त थोड़ा सा लेट होता है, बट जो रात होती है वो सबसे छोटी होती है। गर्मियों में ऐसा होता है, सर्दियों में एक दिन आता है 22 दिसंबर का, जिस दिन सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, उस दिन रात बहुत बड़ी होती है ना। अब हालांकि अभी तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम पहली बार जब छठी क्लास में पढ़ते थे ना, तब ये बात पढ़ाई गई थी, तो हमें लगा पता नहीं रात कितनी बड़ी होगी, तो हम घर आके बताया करते थे अपने घर वालों को कि आज ना 22 दिसंबर है तो रात बड़ी होगी। ये बाकी ऐसे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, वैसे भी सर्दियों में रात बड़ी और गर्मियों में दिन जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होता है। यह अवस्था क्या कहलाती है? शीत अयनांत कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा जो है उस पर सीधा चमकता है। इससे पूरी धरती पर दिन और रात क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकेगा तो दिन बड़ा होगा, जब सूर्य मकर रेखा पे चमकेगा तो रात बड़ी होगी, जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकेगा तो दिन और रात दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। और ये तारीख है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को बसंत विश्व और 23 सितंबर को क्या कहा जाता है? 21 मार्च को तो हम क्या कहते हैं? बसंत विश्व कहते हैं। तो 23 सितंबर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शरद विश्व। सौर वर्ष सामान्यतः 365 दिन का होता है ना, शरद विश्व कहते हैं। थोड़ा सा डिटेल लिखिए कि सामान्यतः 365 दिन व लीप वर्ष में 366 दिन के होते हैं। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। हिंदी कैलेंडर में चैत्र माह में एक अतिरिक्त दिन जोड़ दिया जाता है। और लीप वर्ष किससे विभाजित होता है? तो लीप वर्ष हमेशा याद रखना 4 से विभाजित होता है। अगर आपको ज्ञात करना है कि कोई जैसे 2022, 2024, 2023 इसमें से कौन सा लीप वर्ष में आएगा, तो जो वर्ष की संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी वो लीप वर्ष में जो है वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आता है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में आ जाते हैं, है ना, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में जब आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में शीजिंग का निर्माण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, यह है पृथ्वी, यह है चंद्रमा, और ये आप सब जानते हैं सूर्य है ही है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के क्या आ जाती है? बीच में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। अब देखिए, इस पृथ्वी ने सूर्य की रोशनी को रोक लिया है यहीं पर, और यहां पर रोशनी पहुंच नहीं पा रही है चंद्रमा तक, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है। इससे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह हमेशा कब होता है? तो हमेशा पूर्णिमा को। पूर्णिमा को होता है कि अमावस्या को होता है? चंद्र ग्रहण अमावस्या को नहीं होता है क्या? कमेंट करके बताओ, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से, मैं तब तक आपके कुछ कमेंट का जवाब दे देता हूं। ठीक है, पूर्णिमा होगा, पूर्णिमा ही होगा, सही है। क्या होगा? पूर्णिमा ही होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, जब चंद्रमा की स्थिति ये बन जाती है कि ये सूर्य है आपका, ये चंद्रमा है आपका, और ये है पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी है, चंद्रमा है और सूर्य है। तो अब ये भी एक रेखा में है, लेकिन इस बार क्या आ गया है?
चंद्रमा बीच में आ गया है। ठीक है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो पृथ्वी के कुल हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, कुछ हिस्से पर, यानी जो इधर वाला हिस्सा है यहां पर कुछ भाग में क्या नहीं पहुंच पाता है, जहां पर ये मध्य में आता है वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह हमेशा कब होता है, तो यह अमावस्या के दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में किस गति से घूमती है, तो ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। यानी 1 घंटा में ये 1610 किलोमीटर की जो है वो दूरी तय करती है। पृथ्वी की किस गति से दिन रात होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन की गति से। ऐसे जो पृथ्वी खुद घूमती है ना, ऐसे जो पृथ्वी खुद घूमती है इस प्रकार से, इसके कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार गति में चक्कर लगाती है। इसके लिए 365 दिन 5 घंटे और 54 मिनट का समय लगता है। इसे ही परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे पृथ्वी पर ऋतुएं बनती है, वर्ष परिवर्तन होता है। यानी दो बातें याद रखनी है, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी अब खुद घूमती है, जैसे ये पृथ्वी है ये खुद घूम रही है ना, गोल गोल खुद गोल घूम रही है, तो ये क्या है, दिन रात बनने का कारण है। और पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो ये ऋतु बनने का कारण है, मौसम बदलने का कारण है, वर्ष बदलने का जो है कारण बनता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है मानचित्र। सर्वप्रथम मानचित्र कहां बनाए गए थे, तो मिस्र के अंदर जो है मानचित्र बनाए गए थे सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद देखिएगा मानचित्रों पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया है, तो टालेमी के द्वारा। टालेमी नामक जो है वो विद्वान है जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जो है वो दर्शाया है। किस पर, मानचित्र पर। नई दुनिया किसे कहा जाता है, अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। अमेरिका की खोज किसने की थी, यानी अमेरिका का पता, रास्ते का पता कोलंबस ने लगाया था 1492 में। और वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचे थे रास्ता खोजते खोजते, तो 1498 के अंदर जो है केरल के कालीकट पर पहुंचे थे। मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पैमाना क्या होता है, जैसे पृथ्वी के ऊपर कोई स्थान है, जैसे हम ये कह दें कि पृथ्वी पर 1 किलोमीटर की जो दूरी है उसको मानचित्र पर हम 1 सेंटीमीटर में दर्शाएंगे या 1 मिलीमीटर में दर्शाएंगे या एक, है ना, तो हम क्या लिख देंगे, पैमाना क्या हो जाएगा हमारा, पैमाना हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर 1 मिलीमीटर। यानी पृथ्वी का 1 किलोमीटर और मैप में 1 मिलीमीटर दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर यहां पर मान लीजिए 5 mm लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है, 5 किलोमीटर। ऐसे जो है वो इसका पैमाना बनाया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कंपास का। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार रेखा चित्र कहलाता है खाका। और छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन से मानचित्रों में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है केंद्रस्थल या भूसंपत्ति। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है, एटलस कहलाता है। विभिन्न प्रकार के जो मानचित्र बनते हैं वो एटलस कहलाते हैं। और दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा कौन सी दिशा में रहती है, एक पहले वो आता था कंपास, है ना, कंपास आता था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमेशा कंपास का जो सुआ होता था वो इस दिशा में रहता था, नॉर्थ की ओर। तो याद रखना कंपास हमेशा उत्तर की ओर जो है वो रहता है। एंड परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कि इस तरीके का कोई चिन्ह है मानचित्र में तो ये दर्शाएगा कि आगे रेल की पटरियां है, यानी ये आगे क्या रेल की पटरी है। इस प्रकार की कोई जो है वो ये नदी को दर्शाता है ना, ये जो है वो सड़क को दर्शाता है। इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं वो रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं, जिनको देखकर हम मानचित्र में ये पता लगाते हैं कि मानचित्र में जैसे कौन सा स्थान कहां पर है। यानी किसी मानचित्र को जब आप देखोगे तो रूढ़ चिन्ह की सहायता से जो है आप बहुत ही आसानी से मानचित्र का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। किसकी सहायता से, रूढ़ चिन्ह की सहायता से। नेक्स्ट देखिएगा चैप्टर आता है महाद्वीप व महासागर। नेक्स्ट चैप्टर है ये। पृथ्वी
के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप स्थित है? तो 29% भाग पर महाद्वीप स्थित है। ये क्वेश्चन कितना सरल लग रहा है आपको? कितना सरल लग रहा है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है? 29% पर। लेकिन यही पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना तो दिमाग घूम जाएगा, और पहला ऑप्शन क्या आएगा? 71%। और मेरे जैसे कई बच्चे जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो जल्दबाजी कर जाते हैं, वो क्या करते हैं? 71% सही कर देते हैं और फिर घर पर आके माथा पीटते हैं और रे आता सोता गलत कर दियो, वो प्रश्न तो मैंने आवई हो लेकिन ध्यान से पढ़े को नहीं, 29 कर दियो हो। 29 हो तो 71 तो ये है महासागर है। यानी महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं आपके स्थलीय भाग को, है ना, स्थलीय भाग। इस तरीके से याद रख लो आप, स्थलीय भाग ये महाद्वीप में आएगा। और महासागर पानी वाला भाग, पानी वाला भाग कितना? 71%। हम कहते हैं ना कि पृथ्वी पर 71% क्या है? पानी है। तो 71% पानी है तो बचा क्या? बची पृथ्वी के ऊपर भूमि। तो भूमि कितना प्रतिशत है? वो है 29%। ऐसी गलतियां होती है, ये प्रैक्टिकल गलतियां हैं और वास्तव में ऐसी गलतियां हमसे होती है। पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है? 7 में किया गया है। और पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर है? 71। एंड पृथ्वी की जलीय भाग को कितने, पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया है? 5 महासागर है, आप सब जानते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। और एशिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? ऐसे क्वेश्चन याद रखना, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर? तो 30% भाग पर फैला हुआ। एशिया पृथ्वी के, यानी जो 29% भाग था ना पृथ्वी का, जो स्थलीय भाग था, उसका ये 30% है। वरना आप कहोगे कि सर टोटली पृथ्वी के भाग का 29% जो है वो स्थलीय भाग है, तो एशिया फिर 30% कैसे हो सकता है? स्थलीय भाग का ये 30% है। किसका ये प्रतिशत है? फिर भी पानी की किल्लत है, पानी पीने योग्य पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत नहीं है। ऐसा पानी जो इंसान पी सके उस पानी की किल्लत है, ठीक है। पीने योग्य पानी यानी मीठे पानी की किल्लत है। एशिया को अफ्रीका से किसके द्वारा अलग किया गया? स्वेज नहर अथवा लाल सागर के। देखिए ईश्वर ने ना, 2 मिनट का समय लेता हूं, ईश्वर ने इस जब सृष्टि का निर्माण किया था ना तो बहुत ही मैनेज तरीके से, जो भगवान का मैनेजमेंट है ना वो खतरनाक मैनेजमेंट है। देखो भगवान ने पानी दिया कितना? 71% पानी दिया, लेकिन वो पानी हमारे पीने के लायक नहीं है, खारा पानी है, नहीं पी सकते। तो भगवान ने सोचा यार इंसान बना रहा हूं, पिएंगे क्या, मर जाएंगे ये तो उसने क्या किया? वर्षा ऋतु एक अलग से क्रिएट की, और वही जो खारा पानी था महासागर का, जो पीने योग्य नहीं था, वो वाष्प बनता, वाष्प बन के बादल बनते, बादल बन के बरसता, बरसता तो हमारे नदियों में, घरों में और पानी आता। यही तो है। और वहीं से पानी कहां जाता है? पहाड़ों पर ग्लेशियर भी उसी से जमे हुए। ग्लेशियर का पानी मीठा होता है हमेशा, वो खारा नहीं होता है, क्योंकि वो वर्षा ऋतु के पानी के ही जमा हुआ है। तो भगवान ने मैनेज कर लिया, संतुलन कर लिया। इसी तरीके की एक और, जैसे जब शुरू में ऑनलाइन सिस्टम चला था, मुझे याद है ऑफलाइन भी बहुत महंगा होता था शिक्षा में। शिक्षा के अंदर ऑफलाइन 2013 में मैं जोधपुर गया, सोचा आरएस की तैयारी करूंगा, फीस पूछी तो बोला कि इतनी फीस है। मैं कोई बात नहीं, ठीक है, आप डेमो तो दे दोगे एक दिन का, आप फीस पूरी ले लो पहले ही। बोले डेमो हम नहीं देंगे। डेमो तो हम देंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको पढ़ना है आप फीस भरो, यहां पर आपको जचे तो पढ़ लेना, वरना चले जाना। अब सोचो कि आप किसी संस्थान में कोचिंग करने जा रहे हैं और आपको डेमो भी ना दिया जाए। लेकिन कहते ना कि ईश्वर ने बड़ा संतुलन बना के रखा है ना। राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंगें और भयंकर रूप से क्या कर रही थी, पैसे बच्चों से लूट रही थी। बच्चे उनके लिए क्या थे, यानी कोई भी कोर्स ऐसा नहीं था जो 10-15 हजार रुपए से महंगा सस्ता था, है ना। हर कोचिंग में अंदर भयंकर। फिर देखो खान सर जैसे लोग आए, सुभाष चांद सर जैसे लोग आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि यार ये संतुलन, देखो ईश्वर का संतुलन है, ये भगवान का संतुलन है कि एक तरफ जब महंगाई बढ़ती गई शिक्षा के क्षेत्र में, तो भगवान ने क्या किया? खान सर,
सुभाष चांद सर जैसे लोगों को क्या किया, इधर आइडिया दिया, यार सारे लोग 15,000 में बेच रहे, तुम 5 में बेच दो। और सामान्य जो बच्चे होते हैं, जो किसान के बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, जिनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल कहते हैं कि कोटा में बड़ा स्ट्रगल है, जो इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ मुखर्जी नगर दिल्ली में बड़ा स्ट्रगल हो रहा है, जो यूपीएससी की तैयारी करने, भाई वहां पर पैसे वाले लोगों के बच्चे जाते हैं। गरीब का बच्चा है ना, 12वीं पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन करता है और वो सोचता है मैं एलडीसी बन जाऊं, हाँ एलडीसी नहीं बनूं तो पटवारी बन जाऊं, पुलिस बन जाऊं, कांस्टेबल बन जाऊं, फौजी बन जाऊं, और बीएड करके वो स्ट्रगल करता है अपने गांव में रहकर। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो मुखर्जी नगर जाके वहां स्ट्रगल करे, वो तो पैसे वाले लोगों के बच्चे जाते हैं वहां पे, तो ऑलमोस्ट सभी, कुछ हो सकते हैं कि गरीब बच्चे जाएं, लेकिन 90% बच्चे कौन से जाते हैं, जिनके घर वाले पैसे वाले हैं, जो वहां पर, क्योंकि उनका 15-20 हजार रुपए, 20 हजार रुपए तो उनका खर्चा है महीने का, और अपने 20 हजार में अपनी पूरी तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन भगवान ने संतुलन बनाने के लिए क्या किया कि अगर कोई महंगा दे रहा है ना, तो सस्ते वाले को लेके आओ। और इन जैसे मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि सुभाष चांद सर जैसे राजस्थान में है, बिहार में खान सर है, उन्होंने शिक्षा को वापस जो है वो एक आम आदमी की पहुंच तक ला दिया, एक गरीब बच्चे की पहुंच तक लाया कि भैया जो बच्चा पैसे दे के पढ़ना चाहता है ना, वो सस्ते में खरीद सकता है। और इसी क्रम में हम ये रखते हैं कि भैया हम तो पैसे ही नहीं लेंगे, आप हमसे जितना पढ़ा जाता है हम उतना पढ़ाएंगे, आप पढ़ते रहो, बस चिल करते रहो, नो टेंशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलन की बात कर रहे थे, किस तरीके से संतुलन बनता है। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। और एशिया के उत्तर में स्थित है आर्कटिक महासागर, एशिया के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर, और एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, यूराल पर्वत, है ना, यूराल पर्वत। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और पूछने जाने लायक क्वेश्चन है। कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। जनरली ये जो क्वेश्चन है ना, वो सामान्य ज्ञान वाले टॉपिक है। आपके पेपर के अंदर चाहे आप मुख्य परीक्षा L1 की तैयारी कर रहे हो, L2 की तैयारी कर रहे हो, उसमें सामान्य जीके भी है, उसमें पूछा जाएगा ना कि सामान्य जीके, तो सामान्य जीके वाले भी ये क्वेश्चन है आपके, जनरल नॉलेज जिसे कहते हैं आप। और इसकी ऊंचाई है 8,848। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, मृत सागर, समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है ये। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है, तो 60% है ये। और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगती सिंगांग। एंड किस महाद्वीप के नीचे से होकर 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से नहीं, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर या जिस महाद्वीप से 3 रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और ये जो 0 डिग्री है, ये तीनों रेखाएं जो है भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं यहीं से जो है वो गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो यह है सहारा मरुस्थल अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका वाला है। इसके बाद देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है, नील नदी। और नामीब व कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है, तो ये अफ्रीका का है। और नील नदी का उद्गम किस झील से होता है, विक्टोरिया झील से होता है। और अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एटलस पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट देखिएगा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, किलिमंजारो, मंजारो, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके सेकंड ग्रेड में आपका जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पार्ट है, तो उसमें ऐसे ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अफ्रीका का। ये जरूरी नहीं है कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी दे दी तो वो आपके 12th की बुक से भी आएगी, ये भी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत, तो एग्जामिनर होता है ना, वो ठीक उल्टा कर जाता है, छोटी क्लास से बुक क्वेश्चन उठा लेता है तो वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट देनाली है। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा गर्त कौन सा है, तो ग्रांड कैनियन। गर्त का अर्थ होता है ऐसे खड्डा, गहरा खड्डा, कौन सा गहरा है,
गर्त है, तो ये है आपका ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की, यानी ताजा पानी यानी जो ग्लेशियर से अभी अभी आया है, झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील, सॉरी सुपीरियर झील, सो सॉरी। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झील शामिल है? तो एरी है, एंड ओनेटेरिया है, मिशिगत है, एंड सुपीरियर झील है, वह झूरन झील है। ये क्वेश्चन बताओ किसके हैं? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है कि नहीं है? अभी आप कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? छठी क्लास पढ़ रहे हो, और छठी क्लास में आपको क्या मिल रहे हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिल रहे हैं। और क्या चाहते हो मेरे भाई, क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो आप? अब ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो सीधे पूछे जा सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, सीधे पूछे जाने की संभावना है। इससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता। अगर ढंग से आप 6 से 12 पढ़ लोगे ना, तो फर्स्ट ग्रेड क्या, सेकंड ग्रेड क्या, ये सब आप पढ़ लोगे। प्रदीप सारण यार बहुत बार, कितनी बार कमेंट करोगे? मैंने ये कह रखा है कि सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर है, ओल्ड पीडीएफ टेलीग्राम पर है, वहां से तुमसे डाउनलोड होती है तो कर लो भाई। पॉलिटिक की कोई अलग पीडीएफ नहीं है। आपने कम से कम इतना ज्यादा कमेंट किया, इससे ज्यादा तो एक रजिस्टर लेके लिखने का प्रयास करते तो कम से कम 20, 30, 50 क्वेश्चन आपको याद हो जाते यार मेरे भाई। समय का सदुपयोग करो। ज्यादातर बातें तो बस चाय पिलाने में पिलाने में, तुम कौन सा पेपर दे रही हो, मैं कौन सा पेपर दे रहा हूं, इसी बात में है। किसी बच्चे ने ये नहीं पूछा। बड़ा इससे बड़ा दुख होता है यार, बड़ा दुख होता है कि हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, क्योंकि हमें इस बात का दुख क्यों हो रहा है? मुझे भी दुख नहीं होता था जब मैं कोचिंग में पढ़ता था, मैं जब 11th 12th में पढ़ता था, ग्रेजुएशन कर रहा था ना, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता था। मैं घंटों ऐसे टाइम बिता देता था और दुख नहीं होता था, क्योंकि उस समय अनजान थे, उस समय भुगत भोगी नहीं थे। आज भुगत भोगी हैं। आज हमें पता है कि ये जो समय है ना, ये निकल जाने के बाद बड़ी समस्या आती है जीवन में। ये समय में अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली तो अच्छे तरीके से सेटल हो जाओगे, वरना बाद में फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए दुख होता है कि इतने देर का सेशन हो गया है, इतने समय का सेशन हो गया। किसी बच्चे, मैं कमेंट देखने गया था कि कोई एक आधा बच्चा है जिसने कोई क्वेश्चन पूछा है? किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसने क्वेश्चन पूछा हो, जिसने क्वेश्चन पूछा हो पढ़ाए में से ही कि सर आप ये बता दो, ये ग्रैंड कैनियन झील जो है वो गर्त कौन से देश में है? आप ये बता दीजिए कि ये सुपीरियर झील जो है वो कौन से देश में है ना? आप ये बता दीजिए कि कौन सा स्थान है कहां पर? बस ठीक है, क्लास में आए हैं, क्लास में आने का मुख्य उद्देश्य शायद अलग है आपका। वरना यार एक आधा बच्चा, जो बच्चे सीरियस है ना, वो तो कमेंट ही नहीं करते, वो चुपचाप अपना लिख रहे हैं। जो चीजें उनको नहीं आएगी ने, वो क्या करेंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे, और बाकी बच्चे अपने जानकारी निकालने में लगे हुए हैं। थोड़ा दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब टाइम ही ऐसा है, टाइम के साथ चलना ही पड़ेगा, है ना? टाइम ऐसा है कि कुछ कह भी नहीं सकते किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है दक्षिणी अमेरिका में, और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एकांकागुआ है। अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है अपवाह क्षेत्र से। अपवाह क्षेत्र यानी बहने वाले क्षेत्र के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? अमेजन नदी है। और अमेजन नदी जहां से निकलती है ना, जिस ग्लेशियर से अमेजन नदी निकलती है, मान लीजिए ये ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है, इससे यहाँ से टपका टपका पानी पड़ता है, अपने मारवाड़ी में कह तो, है ना? और फिर टपका टपका पानी पड़ गया, झील बना, और फिर आप विश्व की सबसे लंबी नदी पड़े। देखो केवल एक एक टपका, टपका यानी बूंद, एक एक बूंद गिर रही है ना? जैसे अब कभी कभी हमारे घर का नल खराब हो जाता है, तो उसे एक एक बूंद गिरती रहती है ना। मैंने पढ़ा था कहीं पर कि शायद इसके 30 सेकंड का या कितना, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन 30 सेकंड के करीब जो है इसका समय है। यानी एक बूंद गिरने के बाद दूसरी बूंद गिरने में ऑलमोस्ट 30 सेकंड का समय जो है वो लग जाता है।
तो सोचिए कि इस एक एक बूंद गिरने के कारण इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी बन गई। तो अगर आप डेली का 1% भी याद करो ना, कि मुझे 1% भी याद करना, तो भी आप सोचो कि 2021 से तैयारी कर रहे हो, जो अभी अभी नए नए बच्चे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो 2011 से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे भी बहुत है जो 2021 से तैयारी कर रहे हैं। एक साल में 2021 को ले तो 365 दिन, और 365 दिन 2022 के, कम से कम 700-800 क्वेश्चन आपके पक्के रटे हुए याद हो जाते। लेकिन हम पढ़ते ही कब हैं, जब पेपर आता है तब पढ़ते हैं, बाकी दिन तो अपने को पढ़ना है नहीं। और पेपर के टाइम भी हम कुछ ही बच्चे सीरियस होके पढ़ते हैं, और यही कारण है सबसे बड़ा बेरोजगारी का। क्योंकि बेरोजगारी का ये भी कारण है, सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, वास्तविकता है। चाहे माने ना माने, कोई भी सरकार बन जाए, किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए, जितने बेरोजगार हैं सबको नौकरी सरकार दे ही नहीं सकती। उसके पास इतना सिस्टम ही नहीं है कि वो सबको नौकरी दे दे, है ना। तो बेरोजगारी का एक ये भी कारण है कि विश्व की का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अट्टाकामा। धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेजन वन क्षेत्र को कहा जाता है। ब्राजील में पाए जाने वाला कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? तो ये फेजेंडा कहलाते हैं। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कैप्टन कुक ने 1773 में। और अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा था? 1821 में जॉन डेविस ने रखा था। ये सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। सोचो आपकी 6ठी क्लास में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर रहे हो, 6ठी क्लास में। अभी तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़नी है, 11 12 भी पढ़नी है। तो अगर आप इनको बेस बना के अच्छे से तैयारी कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये जो भारतीय थे वो थे गिरिराज सिंह सिरोही के थे, ये जो 1960 में गए थे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। यूरोप व एशिया का संयुक्त भाग कौन क्या कहलाता है? यूरेशिया कहलाता है, याद रखना। और जो हिंदू हम आर्यों को अपने क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। हम हिंदू लोग जो है वो, भारतीय लोग ये कहते हैं कि हम आर्यों की संतान है, यानी आर्य जो है उनकी संतान है। तो ये आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? ये यूरेशिया से ही आए थे, है ना। यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है वहां से ये कहां आए थे? भारत आए थे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह के मिलने से किस नाम से जाना जाता है? ओशेनिया। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है? तो यह है ग्रेट बैरियर रीफ। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एंड विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध कहां से है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। और कालगुर्गी, कालगुर्ली और कुलगार्डी क्या है? तो ये सोने की खाने हैं, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे से। कालगुर्ली एंड कुलगार्डी। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां कौन सी है? मर्रे एंड डार्लिंग। ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी? त्रिभुजाकार। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा? मेरियाना, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहां सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं अग्नि मेखला कहलाते हैं, फायर रिंग कहलाते हैं। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। और अंटार्कटिक महासागर की आकृति कैसी है? अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। और डागर बैंक व ग्रांड बैंक अंटार्कटिक के किस प्रकार के क्षेत्र हैं? तो मछली पकड़ने के केंद्र है। एंड कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? अंटार्कटिक महासागर जाना जाता है। और विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? मध्य अंटार्कटिक का। थोड़ा सा कहीं पर उच्चारण की गलती हुई है तो इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। विश्व का सबसे वेस्ट समुद्र जल मार्ग कौन सा है? तो अटलांटिक जो है वो महासागर सबसे वेस्ट
जल मार्गों में से आता है। अब आप कंपेयर करो, मैंने आपको एनसीईआरटी भी पढ़ा रखा है, मैंने आपको आरबीएससी भी पढ़ा रखा है। आरबीएससी के वन लाइनर क्वेश्चन करवा रखे हैं, एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन करवा रखे हैं। आप कंपेयर करो कि किसका जो डाटा है वो बेहतर है। एनसीईआरटी भी मैंने ही करवाई है, दूसरे टीचर से तो कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे ही कर लो। यानी हमें तो बुक का कंपेयर करना है कि एनसीईआरटी में ज्यादा बेहतरीन डाटे हैं या आरबीएससी में। अगर आप कक्षा 6 की तुलना करते हो पूरी 6 to 10 एनसीईआरटी से, तब भी ये 6 क्लास भारी पड़ेगी आरबीएससी वाली। यानी 6 से लेकर 10 एनसीईआरटी प्लस क्लास 6 अकेली एक बराबर आती है, तुलना करते हैं तो इसीलिए आरबीएससी का जो ज्यादा डाटा है वो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। आर्कटिक की आकृति कैसी है, ये टॉपिक है आपके। महाद्वीप महासागर, महाद्वीप महासागर टॉपिक है आपके अंग्रेजी भाषा के डी अक्षर के समान। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, बेरिंग जल संधि जोड़ती है। और आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो डेनमार्क जल संधि जोड़ती है। पृथ्वी पर सूर्य, ये पर्यावरणीय प्रदेश आ गए। ठीक है, सोचिए कि क्लास 6 में इतना बेहतरीन डाटा है। अगर जब हम आरबीएससी सिलेबस पढ़ते थे, मैं जब क्लास में पढ़ता था या आप जब पढ़ते थे, अगर उस टाइम हम ढंग से पढ़ लेते, हालांकि उस टाइम हम बच्चे थे और बच्चे इतने ज्यादा जो है वो बच्चों, आप बाल विकास पढ़ोगे ना तो आप उसमें पढ़ोगे कि बच्चों को भविष्य की चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा नहीं होगा, तो इसलिए उस टाइम हम नहीं पढ़े। लेकिन अभी भी समय है, अगर हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो निश्चित तौर पर हम बहुत बेहतरीन जो है वो तैयारी करेंगे और एक रिजल्ट लेने वाला, सिलेक्शन देने वाली तैयारी आपकी जो हो जाएगी। तो अच्छे से इसको पढ़े। कितना चैप्टर हो गया आपका, देखना ये एक चैप्टर रह गया पर्यावरणीय प्रदेश। फिर कल से क्या करेंगे अपन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी पॉलिटी शुरू कर देंगे। तो एक पर्यावरणीय प्रदेश और कर लेते हैं, एक टॉपिक, एक चैप्टर तो बचा है, कर लेते हैं। फिर कल पॉलिटी शुरू कर देंगे। कल क्या कर देंगे, पॉलिटी शुरू कर देंगे। पर्यावरणीय प्रदेश देख लो, क्या कहता है पर्यावरणीय प्रदेश। देखिएगा, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती है, भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा सूर्य की किरणें, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहां पर पड़ती है, ध्रुवों पर। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान होता है कम। जैसे ही आप, ये भूमध्य रेखा है और ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और ये है दक्षिणी ध्रुव। जब आप यहां से इधर जाएंगे और यहां से इधर आएंगे तो तापमान क्या होगा, कम होगा। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। और ये तो हो गया। और देखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पाई जाती है, तमिलनाडु में। भारत का अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। अन्नामलाई की पहाड़ियां कहां स्थित है, तो ये भी तमिलनाडु और केरल में स्थित है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में है। याक का संबंध किस मरुस्थल से है, शीत मरुस्थल से, लद्दाख से। याक नामक पशु पाया जाता है यहाँ पर। जैसे राजस्थान में ऊंट पाया जाता है ग्रीष्म मरुस्थल में, वैसे ही लद्दाख में याक पाए जाते हैं। एस्किमो के बर्फ के बने घर इग्लू कहलाते हैं। और सील तथा वॉलरस किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। सील मछलियां हैं ये। दो अक्षांश, दो शब्द था यहाँ पर। दो अक्षांशों के बीच स्थित विशेष परिस्थिति वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, कटिबंध के नाम से जाना जाता है। जैसे उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, है ना। इस तरीके से ये किस नाम से जाने जाते हैं, दो अक्षांशों के बीच कटिबंध। और रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, धोरा। अपन टिब्बा भी का कल से आपा शुरू करांगा राजनीति। देश में तो भयंकर राजनीति हो रही है ना, सरकारें पलटती जा रही है। लेकिन तो सरकारें पलटती जा रही है, महाराष्ट्र में पलट गई, बिहार में पलट गई। लेकिन जितने भी राजनेता है ना, वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। हर पार्टी वाला ये चाहता है कि सत्ता मेरे हाथ में हो और मैं जनता को ज्यादा से ज्यादा लूटूं अपने फायदे के लिए। जब देखो, एक तरीके से तो कहा जाता है कि देश में लोकतंत्र है, और दूसरे ही तरीके से अगर आप प्रैक्टिकल देखते हो तो नेता लोग
पार्टी के लोग अपने फायदे के लिए कभी किसी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी किसी के साथ करते हैं, यानी कोई जनतंत्र नहीं है ऐसा लगता है। और बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है सरकारों को। जनता पिस रही है तो पिसती रहे, कोई लेना देना नहीं है। परिस्थितियां बहुत राजनीति की खतरनाक हो रही है वर्तमान समय में। चलो आगे चर्चा करेंगे कल इसकी, और अभी के लिए बस इतना ही। और आप सभी को रक्षाबंधन की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आपके जीवन में कल का जो दिन है वो ढेर सारी खुशियां लेके आए, और आप, आपकी बहन, आपके भाई, सब भाई बहन आपस में हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अभी के लिए इतना ही। रात को 9 बजे ICT जो टॉपिक कर रहे थे उसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।